गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त कालीन रचनाएं। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वीडियोस में एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो कहाँ 275 से लेके 510 ईस्वी तक गुप्तों का शासनकाल रहा है, जिसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। लेकिन गुप्तों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, जिन्होंने एक कैलेंडर चलाया था गुप्त संवत के नाम से, जो कि 319 ईस्वी में था। गुप्तों का अंतिम शासक किसको मानते हैं? विष्णु गुप्त को। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, राजभाषा संस्कृत, राजचिन्ह गरुड़। गुप्तों का जो सबसे प्रतापी शासक कौन था? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त ने कई सारे युद्ध जीते हैं। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने कोई भी युद्ध हारा नहीं है। उसने 9 युद्ध उत्तर भारत में और 12 राजाओं को हराया था दक्षिण भारत में। समुद्रगुप्त के बाद आए थे रामगुप्त, जिसके शासनकाल में शक लोगों ने आक्रमण किया था और शक लोगों को मार के पराजित करके कौन राजा बना था रामगुप्त के बाद? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। शकों को मारने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के बाद आए कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, और कुमारगुप्त के समय में ही हूणों ने आक्रमण किया था। ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि हूणों ऐसा किसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया? वो कौन थे? कुमारगुप्त। और स्कंदगुप्त ने हूणों को पूरी तरह से यहाँ से मारकर भगा दिया था। हूणों का शासन समाप्त कब किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अभी हम देखेंगे गुप्तों के प्रशासन, जो कि पूरी तरह से विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। मैंने आपको पहले भी बताया था। राजा का जो पद था वंशानुगत था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार नहीं था। यानी राजा के मरने के बाद जो राजा बनता था वो राजा का पुत्र ही बनता था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। योग्यता के आधार पर उसका कोई भी पुत्र राजा बन सकता था। गुप्तों के समय में एक ही व्यक्ति कई पद धारण करते थे। जैसे कि आपका समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, वो एक साथ कई पद संभालता था। जैसे वो संधि विग्रहक भी था, वो दरबारी कवि भी था, वो महादंड नायक का पद भी संभालता था हरिसेन। गुप्तों की जो प्रशासन था वो 3 भागों में डिवाइड था: स्थानीय शासन, प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन। मैंने बताया था कि सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, वो थी ग्राम यानी गांव। ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामपति। कई ग्राम को मिलकर पेट बनता था। पेट का जो यानी पेट आज के समय में तहसील बोल सकते हैं। पेट का मुखिया पेटपति। कई पेट को मिला के विषय, आज के समय में जिला। विषय का मुखिया विषयपति। भुक्ति यानी राज्य, भुक्ति का मुखिया उपरेख। और कई भुक्ति मिला के देश, जो आज भी कई राज्य मिला के देश कहलाता है। जैसे आज जो देश का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही उस समय देश का प्रधान होता था गोप्ता, कहा जाता था उस टाइम देश के प्रधान को गोप्ता। ग्राम से छोटी इकाई थी और जो देश सबसे बड़ी इकाई थी गुप्तों के प्रशासन में। गुप्तों का जो मुख्य व्यापार था वो था वस्त्र उद्योग। गुप्तों का जो मुख्य व्यापार था वो उन लोगों का था कपड़ा व्यापार। व्यापारियों के समिति को क्या कहते थे? निगम। और निगम का जो प्रधान होता था वो था श्रेष्ठी। ऐसे ही व्यापारियों का एक समूह था जिसको बोलते थे सार्थ। सार्थ का नेता सार्थवाह। ये आता है प्रश्न, सार्थवाह श्रेष्ठी पूछते हैं। श्रेष्ठी क्या है? सार्थवाह क्या है? तो श्रेष्ठी क्या है? व्यापारियों की एक समिति थी, निगम उसका प्रधान, और सार्थवाह व्यापारियों के समूह का प्रधान सार्थवाह। गुप्तों का जो व्यापार था वो चीन से रेशम मंगवाते थे, इथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान, बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात करते थे। गुप्तों के समय में जो स्वर्ण मुद्रा थी वो दिनार थी। गुप्त काल के लोग विष्णु के उपासक थे, यानी वैष्णव धर्म के उपासक थे, और इनके ज्यादातर जो मंदिर है वो विष्णु भगवान के बने हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर मंदिर विष्णु जी के थे। जिनका मेन जो मंदिर थे वो थे देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव कानपुर का कृष्ण मंदिर।
अब देखते हैं गुप्तों की कुछ रचनाएं। जो प्रमुख रचनाएं मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, जैसे विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, वात्स्यायन की कामसूत्र, शूद्रक की मच्छकटिकम, कालिदास के कुछ यहाँ नाटक हैं, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, श्री भाष की स्वप्रवासदाता, चारुदत्तम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, अमर सिंह की अमरकोश, भारवी की किराट अर्जुनियम, आर्यभट्ट की आर्यभटीय, वारामीर की बृहत संहिता, असंग की महायान सूत्रालंकार। गुप्तों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है सोर्सेस में, एक अभिलेख भी आता है। कुछ अभिलेख जो मुख्य हैं, जो पूछे जाते हैं, मैं यहाँ लिखा है। समुद्रगुप्त का प्याप्रशष्टि, चंद्रगुप्त प्रथम का मथुरा स्तंभ लेख, मेहरौली प्रशस्ति, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर शिलालेख, बिलसर स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ लेख, भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। एरण जो भानुगुप्त का स्तंभ लेख है 510 में लिखा गया था। कहते हैं जो सबसे पहले सती होने का साक्ष्य मिलता है, वो सब प्रथम हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ही मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है कि एरण स्तंभ किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। और सबसे पहले सती होने का जो हमें प्रमाण मिला है वो इसी अभिलेख से मिला है। पुराण है आपके, उसमें से भी हमें कुछ गुप्तों के बारे में प्रकाश पड़ता है, जिसमें से विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये प्रश्न पूछता है आपके कि अजंता की जो गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं? टोटल 19 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 16, 17, 19 इसी काल से संबंधित है। ये प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछा भी गया था एक बार कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29। और कौन कौन नंबर की गुफाएं गुप्त काल संबंधित हैं? 16, 17 व 19 इसी काल से संबंधित है। धन्यवाद।